प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका एसएलबी हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक मंदाकिनी का अध्याय गेहूं बना गुलाब, जो कि हम पहले विस्तृत जो पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम है, वो पहले पढ़ चुके हैं। एक अध्याय भूलवश ये पीछे रह गया था और जिसके बारे में अनेक विद्यार्थियों के कमेंट भी आए थे कि सर वो अध्याय थोड़ा आप हमें करवा दीजिए। तो आज हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, गेहूं बना गुलाब। तो शीर्षक आप देख रहे हैं और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, बहुत ही हिंदी के जाने माने साहित्यकार, एक तरीके से कलम के जादूगर। जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में 1900 ईस्वी में हुआ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के सक्रिय सेनानी रहे, अनेक बार जेल भी गए। एक से अधिक यानी 1 दर्जन से भी अधिक पत्रों का इन्होंने संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल, बालक, युवक, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता और हिमालय प्रमुख है। प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी ने गद्य के क्षेत्र में विशेष लोकप्रियता हासिल की। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रावृत्त, आलोचना, टीका और ललित निबंध के रूप में अनेक पुस्तकों की रचना की। बेनीपुरी जी की 80 से अधिक बाल उपयोगी, किशोर उपयोगी, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों की पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। बिहारी सतसही, विद्यापति पदावली, महाकवि इकबाल, जोश के कलाम, लाल चीन, लाल रूस, जयप्रकाश, रोजा लुजम, पतितों के देश में, चिंता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बापति, गेहूं और गुलाब, परियों के पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, लाल तारा, झोंपड़ी का रुदन, दीदी, 7 दिन और आंसू की तस्वीरें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक विशिष्ट प्रकार की अलंकृत भाषा और भावुकता प्रदान शैली के कारण बेनीपुरी जी की हिंदी गद्य में विशिष्ट पहचान बन गई। अब देखिए, हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो पाठ परिचय के अंतर्गत आप देख रहे हैं, पाठ परिचय जो भी होता है वो किसी भी टॉपिक का, किसी भी पाठ का मुकड़ा होता है और उसमें सभी बातें वो आ जाती है जो हम उस पाठ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो पाठ परिचय कह रहा है कि प्रस्तुत निबंध भावात्मक और सांस्कृतिक है। इसमें 2 भाव है, एक ये भावात्मकता को पिरोए हुए हैं, तो दूसरी ओर जो सांस्कृतिक अपने मूल्य है उनका भी इसमें उल्लेख हुआ है, जिसमें भौतिकता पर मानसिक आनंद की विजय की ओर प्रेरित किया गया है। यानी भौतिकता के ऊपर मानसिक आनंद की विजय। संसार में व्यक्ति भौतिकता को प्रधानता दे रहा है, जिसे उसका मानसिक आनंद है वो कम होता जा रहा है। इसलिए हमें मानसिक आनंद को प्रधानता देनी है, साथ ही साथ हमें भौतिकता से भी जुड़े रहना है, लेकिन भौतिकता नहीं जीते, जीते मानसिक आनंद। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, तो यहाँ पर गेहूं और गुलाब 2 प्रतीकात्मक अर्थ है, जिसमें गेहूं का मतलब है भौतिकतावाद और गुलाब का अर्थ है मानसिक तृप्ति। यानी इस संसार में भौतिकतावाद के युग में मानसिक तृप्ति का भाव है वो बहुत आवश्यक है। गेहूं स्थूल जगत का प्रतीक है और गुलाब सूक्ष्म जगत का प्रतीक है। भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देने के चक्कर में मानव अपनी शांति है वो खो रहा है। इस विषय को यहाँ पर उद्घाटित करना यहाँ इस साहित्यकार का प्रमुख उद्देश्य है। साहित्यकार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि आज का जो भौतिकतावाद का युग है, इस युग में भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देने के चक्कर में मनुष्य अपनी मानसिक शांति है उसको खो रहा है। वास्तव में गेहूं और गुलाब में संतुलन आवश्यक है। मानसिक तृप्ति, मानसिक शांति और भौतिकतावाद, इन दोनों में संतुलन आवश्यक है, तभी अपना जीवन है वो पूर्ण रूप से हम उस जीवन को जी सकते हैं। यदि दोनों में संतुलन है तो वो अपने जीवन को पूर्णता दे सकेंगे। एक की अधिकता और एक की कमी है तो वह अपना जीवन है एक तरीके से अपूर्ण रहेगा और जीवन जीने का जो आनंद है वो हम खो देंगे, मानसिक शांति है वो हम खो देंगे। अब पाठ की शुरुआत है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि गेहूं किसका प्रतीक है, गुलाब किसका प्रतीक है। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है और दूसरे से मानसिक संतुष्टि होती है।
यानी मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? हम पुष्ट शरीर चाहेंगे या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस? क्या चाहेंगे? तो हम पुष्ट शरीर चाहें और तृप्त मानस चाहें, नहीं चाहें तो ये बात हो नहीं सकती। तृप्त मानस चाहें लेकिन पुष्ट शरीर नहीं चाहें, ये भी नहीं हो सकता। तो हम चाहें शरीर पुष्ट हो, पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। शरीर क्या हो? पुष्ट, और मानस क्या हो? तृप्त। इसका मतलब हमें यह है कि गेहूं और गुलाब दोनों में संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। जब मानव पृथ्वी पर आया, भूख लेकर आया, सुधा सुधा, पिपासा पिपासा यानी प्यास, क्या खाएं क्या पिएं, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उसे। यानी अपनी भूख शांत करने के लिए उसने जितना हो सकता था वो किया, यहाँ तक कि जीव जंतुओं की हत्या करने से भी वह पीछे नहीं रहा। गेहूं उसकी भूख का काफिला, गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, मतलब भौतिकतावाद ही उसके लिए सब कुछ रह गया है। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए, मतलब भूख शांत करने के लिए। लेकिन बेचारा गुलाब, बेचारी मानसिक संतुष्टि, बेचारी मानसिक तृप्ति, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है वह गुलाब। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, उनको दबा रखा है। मनुष्य मानसिक शांति के बारे में सोचता भी नहीं, किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर है? गेहूं चाहे पशु खाए चाहे मानव खाए, दोनों खाकर पेट की पूर्ति करते हैं। उन दोनों में फिर क्या अंतर है? मनुष्य का अंतर सिर्फ इतना ही है कि वह संतुष्टि का अनुभव करता है, मानसिक शांति का अनुभव करता है। मानव को मानव, मानव को मानव बनाया गुलाब ने, यानी मानसिक तृप्ति का भाव है, उसी ने मानव को मानव बनाया। मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को प्राथमिकता दी। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है, मानव मानव कब बना? जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर, अपनी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उस पर हमने सबसे अधिक प्राथमिकता किसको दी? मानसिक वृत्तियों को। यही नहीं, जब उसकी भूख खाऊं खाऊं कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी, मतलब मानसिक संतुष्टि उसके लिए प्रथम थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियां गेहूं को उखल और चक्की में पीस कूट रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उसकी खाल का ढोल बनाया, उसकी सींग की तुरही बनाई। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार के पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसकी छप छप में उसने ताल पाया, तराने छोड़े, और बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बांस से उसने बंसी भी बनाई। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, तब यह उच्छ्वसित हुआ, यानी उद्घाटित हुआ कि सिर्फ इसलिए ही नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। ये जितने भी ऊपर काम किए ये पेट के लिए नहीं, उससे उसको आनंद की भी प्राप्ति हुई। उषा की लालिमा से, उगते सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लाखों लाखों औसकणों से, आसमान में जब बादल उमड़े तब उसमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाचने के लिए लालायित कर दिया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को इंद्रधनुषी रंग में रंग दिया। तो इससे वह एक तरीके से उसके स्वार्थ की पूर्ति तो हो ही रही है, भौतिकता की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है, साथ ही साथ उसका चित्त है, उसका मन है, वो आनंदित भी हो रहा है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर है और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। अब यहाँ कल्पना कीजिए आप, सबसे पहले स्वस्थ होने का अधिकार किसको है? सबसे पहले संतुष्ट होने का अधिकार है मस्तिष्क को। मस्तिष्क यदि संतुष्ट है, उसमें शांति है,
तो हृदय तृप्त रहेगा, और हृदय तृप्त रहेगा तो पेट की पूर्ति अपने आप हो जाएगी। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर नहीं। जिस प्रकार पशु का पेट और सिर दोनों समानांतर होते हैं, वैसे उसके समानांतर नहीं है। जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ, उसी दिन से मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा कर दी। उस दिन दिमाग ने यह घोषणा कर दी कि मेरा स्थान सबसे श्रेष्ठ है, मतलब मेरी संतुष्टि, मेरी शांति सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य के संदर्भ में पेट है, हृदय है और मस्तिष्क है। इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो मस्तिष्क है। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। भौतिकता उसकी आवश्यकता है, लेकिन भौतिकता पर वह विजय प्राप्त करता है। इसलिए वह क्या करता है? उपवास रखता है, व्रत करता है, तपस्या आदि अनेक चेष्टाओं के रूप में वह विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है, ताकि वह गेहूं पर विजय प्राप्त करे। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह हमेशा सुखी और आनंद सहित रहा। लेकिन जैसे ही इसका संतुलन बिगड़ता है, तो वह आनंदित नहीं रह पाता है। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। जब तक संतुलन था, तब तक वह क्या करता था? कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत में बंधा हुआ था, और संगीत के साथ श्रम यानी मेहनत बंधी हुई थी। उसका सांवला दिन में गायें चराता था और रात में रास रचाता था। या एक तरीके से सांवला आप मान सकते हो, भगवान श्री कृष्ण के भी संदर्भ में मान सकते हो कि श्याम रंग वाला, दिन में गायें चराता और रात में वह रास लीलाओं में रास रचाता। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को कभी नहीं भूलता था। मतलब इतना भी हवा में नहीं उड़ता था कि पृथ्वी पर चलते वक्त आसमान को भूल जाए। और जब उसकी नजरें आसमान में गड़ी हुई होती थी, तो उसे भी यह भी याद रहता था कि उसके पैर है वो मिट्टी पर है। लेकिन अफसोस, धीरे धीरे यह संतुलन टूटा, और संतुलन टूटा तो मनुष्य भौतिकतावाद की तरफ अग्रसर हुआ, भौतिकतावाद के पीछे दौड़ा। फल स्वरूप वह मानसिक शांति से बहुत पीछे रह गया। अब गेहूं प्रतीक बन गया ठुड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणा देने वाले श्रम का। वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरीके से शांत नहीं कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक अब विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीच का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी नष्ट करती है। तो अब संतुलन बिगड़ते ही इन दोनों के रूप बदल गए। तो प्रश्न बन रहा है कि गुलाब और गेहूं का संतुलन बिगड़ने के बाद उनके जो विकृत रूप है वो किस प्रकार सामने आए। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। नतीजा क्या हुआ? महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया। तो वही सांवला जो दिन में मेहनत करता था, गायें चराता था और रात को रासलीला रचाता था, तो संतुलन जैसे ही बिगड़ा तो उसने हाथ में शंख और चक्र ले लिए। फल स्वरूप क्या हुआ? महाभारत और यदुवंशियों का विनाश हुआ। यह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है, और इनका कारण एक ही है, गेहूं और गुलाब में संतुलन का अभाव। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर और दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। जरूरत है, किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? और क्या वह मुड़ सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। यह महायात्री चलता रहा है और चलता रहेगा। लेकिन और क्या, नवीन संतुलन, यदि नया संतुलन बन भी जाए तो वह चिरस्थायी रहेगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा मत करो। इसलिए करो क्या? अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें? अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, और वह विजय चिर विजय, यानी ऐसी विजय जो कभी नष्ट नहीं हो। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो। लेकिन क्या यह संभव है? बिल्कुल
16 आने यह संभव है। गेहूं गुलाब पर विजय प्राप्त कर सकता है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह लंबी भूख क्यों है। गेहूं का गेहूंत्व क्या है हम जान गए हैं। यह गेहूं तो उसमें आता कहाँ से है, और उसमें यह भी छिपा हुआ नहीं। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी आज हमारे शरीर में भूख का नाम पैदा करती है। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई, जुताई, गड़ाई, हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें? हाँ, यह तो अनहोनी बात है, और जिसे हम कहते हैं यूटोपिया, यूटोपिया यह तब तक बनी रहेगी। अनहोनी बात के लिए क्या गा, देखिए, हाँ, यह तो अनहोनी बात है जिसे अपन कहते हैं यूटोपिया, यूटोपिया ये तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए आकाश और पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। मतलब एक तरीके से हाथ की चीज है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, और विज्ञान को इस ओर आना है। नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। इसलिए यदि इस मानव को, इस मानवता को बचाना है, तो इसमें सबसे अधिक आज के युग में योगदान किसका होगा? विज्ञान का। विज्ञान धीरे धीरे इस दिशा में अपने कदम बढ़ा भी रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परम आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए, मतलब उसकी भरपूर मात्रा मिल जाए। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या का हल कर दे। मतलब भौतिकतावाद, यानी आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए लायक वस्तुएं हैं उसकी पूर्ति विज्ञान कर देगा। लेकिन प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता है क्या? ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? विज्ञान सब वस्तुएं उपलब्ध करवा देगा, लेकिन क्या सुख और शांति इन वस्तुओं की प्रचुरता हमें दे पाएगी? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु ये न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। तो उस सोने की नगरी का क्या मतलब? सोने की नगरी हो और राक्षसता का निवास हो, यानी कहने का आशय यह है कि भौतिकतावाद की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हो और वहां पर मानसिक शांति का अभाव हो, तो उसके बारे में क्या कहना? और राक्षसता क्या है? जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष्य खाती थी, यानी न खाने योग्य को खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। यानी कुंभकर्ण और रावण के संदर्भ में ये बात है कि उनकी नगरी तो सोने की होती थी, लेकिन उनमें मानवता नहीं थी, उनमें राक्षसता थी, और इसलिए वहां पर मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति का अभाव था। गेहूं बड़ा प्रबल है, ताकतवर है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की सुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की सुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय है? यानी अपने पास संसाधन, भौतिक संसाधन भी उपलब्ध हो और प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन उसमें राक्षसता न आई, इसके लिए लेखक ने क्या उपाय बताया है? अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज मनोविज्ञान ने 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय यह है कि इंद्रियों के संयम, इंद्रियों पर संयम रखें, और दूसरा है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी यानी आगे की ओर हमेशा चलायमान रखें। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने आते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर है वो चूर चूर हो जाती है। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय एकमात्र यही है, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी रखना, यानी आगे की ओर किए रखना, सोच को विकसित करना। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावना की ओर प्रवृत्त कीजिएगा। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, गेहूं पर गुलाब की हो, गेहूं के बाद गुलाब, और बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होती जा रही है,
वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर चाहिए, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही है, राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती रही है, अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मतलब मानस की दुनिया या मानस की जीत। संसार सांस्कृतिक जगत, आहा कैसा वह शुभ दिन होगा जिस दिन हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। जब गेहूं से हमारा पेट छूट जाएगा, हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया मतलब रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे होंगे, गूंज रहे होंगे, फूल सूंघनी फुदक रही होगी, चहक रही होगी, नृत्य होगा, गीत होगा, आनंद होगा, उत्साह होगा। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे होंगे, आंखों से गुलाब झांक रहा होगा। जब सारा मानव जीवन रंग में, सुगंध में, नृत्य में, गीत में बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? यानी मानसिक संतुष्टि का। वह आ रहा है, क्या आप देख नहीं रहे? कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा अभी भी पड़ा हुआ है, यानी भौतिकतावाद का। पर्दे को हटाइए, देखिए वह अलौकिक स्वर्ग के समान दृश्य इसी लोक में है, अपनी इसी पृथ्वी पर ही है। सो के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। मतलब यदि आपको स्वर्ग देखने का ही इतना शौक है तो स्वर्ग को देखने की वैसी नज़र पैदा करने की हिम्मत रखो, ऐसा जज्बा भी रखो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आज का पाठ जिसको मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।